तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहां पर विजिबल होगा, क्या लिखा हुआ है, अ रिजिड वेटलेस प्लेटफॉर्म PQRS शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको यहां पर फिगर दिख ही रहा होगा, कैन स्लाइड फ्रीली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। मस्त बनाया है, ठीक है। अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो तो कितना बढ़िया बनाया है स्ट्रक्चर। द प्लेटफॉर्म इज हेल्ड इन अ पोजिशन by the weightless members OJ and 4 weightless frictionless rollers. Point O and J are pin connection. Point O और J पर ध्यान देना। Point O और J जैसा कि आपको दिख रहा है उस पर ध्यान देना। Point O and Point J के ऊपर ही पूरी गेम है। ये दोनों पिन कनेक्शन है, ऐसा इन्होंने कहा है। और क्या है, ब्लॉक ऑफ 90 किलोन्यूटन रेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म एज शोन इन फिगर। एक 90 किलोन्यूटन का ब्लॉक है, वो रखा गया है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो कहाँ रखा गया उसकी पोजीशन पर भी ध्यान देना। द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन इन किलोन्यूटन एट पिन ओ इज। पिन ओ के ऊपर आपको इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है, पिन ओ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कुछ ड्रॉ करूँ या कुछ सॉल्व करूँ उससे पहले हम ध्यान से देख लेते हैं कि आपको पिन ओ जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना, इतनी बात क्लियर। ओ जे जो है वो एक सारे वेटलेस ही है, बट ओ और जे है कंप्लीटली वो है पिन कनेक्शन। 90 किलोन्यूटन का लोड जो है वो कहाँ पर लगेगा, कौन रेजिस्ट करेगा उसको। 90 किलोन्यूटन का जो लोड है उसको कौन रेजिस्ट करेगा। और यहाँ पर अगर आप समझ गए पूरी गेम, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल, अगर आपने पूरा समझ लिया तो। अब यहाँ पर एक बात आप नोटिस करना कि सारे मेंबर जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कौन ये 90 किलो न्यूटन का लोड लेगा। तो यहाँ पर देखो, ये है O और ये है J, बन गया OJ। 90 किलो न्यूटन का जो लोड है वो कौन बियर करेगा, तो हमारा जो 90 किलो न्यूटन का जो लोड है वो डायरेक्टली किसके ऊपर आएगा, J, पॉइंट J के ऊपर आएगा। आप फिगर के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं। 90 किलो न्यूटन का डायरेक्टली आएगा। आपको निकालना कि उस पर भी फोकस करो। आपको निकालना है कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ना वो निकालना है। तो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये मान लेता हूँ, ये है FHO जो आपको निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पिन O। पिन O के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपको निकालना। अब ये 90 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ये कहाँ आएगा। इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ ना भाई, लोड को एक्सटेंड भी कर सकते हो उसके डायरेक्शन को की साइड में। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये है हमारा 90 किलो न्यूटन का लोड। और ये FOJ भी होगा, यानी कि OJ के अंदर भी कुछ क्या होगा, OJ के अंदर क्या होगा, फोर्स होगा। तो FOJ अगर मुझे मिल जाए कहीं से, तो मैं उसका कॉस कंपोनेंट ले लूँ तो, और उसको मैं किससे बराबर कर दूंगा, FHO से बराबर कर दूंगा, ठीक है, कॉस कंपोनेंट को। और कॉस कंपोनेंट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको मैं थीटा मानता हूँ। और वहाँ पर फिगर में भी आपको दिया हुआ ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। मीटर लिखने के अब जब 3 4 पाइथागोरस के हिसाब से ये कितना होगा भाई, 5 हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं FOJ साइन थीटा लेता हूँ, साइन थीटा, FOJ साइन थीटा, तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, FOJ साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में। ये किसके बराबर होगा, जो 90 किलो न्यूटन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर FOJ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा सामने की साइड 4 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 90, इज इक्वल टू 90। सो FOJ यहाँ पर क्या हो जाएगा, FOJ इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45, ठीक है। और 450 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, उसके बाद एक बचेगा, ठीक है, उसके बाद एक बचेगा। 4 डिवाइड बाई 5 साइन थीटा ही लेंगे ना, साइन थीटा ही लेंगे। 4 1 जा 4 और उसके बाद एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 2, 4 2 जा 8 और उसके बाद और 2 बचेगा, और ये इस तरीके से 2 बचता ही रहेगा। उसके बाद 20 होगा, यानी कि 112.5, ठीक है। सही किया क्या, सारी चीज़ें सही की हमने। FOJ साइन थीटा,
साइन कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, और ये अगर 4 है, देखना पड़ेगा कौन 4 है कौन 3 है। ओह गलत, ये हमारा 4 है और ये हमारा 3 मीटर है, ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, ये हमारा 3 मीटर है, ये हमारा 4 मीटर। अब सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी भाई, सारी चीज़ें हमारी गलत हो जाएगी, तो इसको यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, बस हमने जो पैरामीटर जो है वो ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो अब साइन थीटा ले लो, FOJ, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा 3/5 इज इक्वल टू 90। अब तो मैं इसका सिंप्लीफिकेशन भी नहीं करूँगा कि मुझे अप्रोच ध्यान में आ गया। क्या ध्यान में आ गया, देखना, मल्टीप्लाई बाई 5/3, इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। FOJ मुझे मिल गया 90 मल्टीप्लाई बाई 5/3, ठीक है। क्योंकि मैं इसका कॉस कंपोनेंट लूँगा तो नीचे अगेन 5 आने, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो FOJ इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 5/3। ये फोर्स है मेंबर OJ के अंदर, फोर्स है मेंबर OJ के अंदर। और मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसका कॉस कंपोनेंट ले लूँ, अगर मैं इसका कॉस कंपोनेंट ले लूँ, यानी कि FOJ का कॉस कंपोनेंट लेता हूँ, तो क्या बनेगा, FOJ कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होगा, जो हमें रिक्वायर्ड है, FHO, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट O या तो पिन O, जो आपको बोलना है वो। तो FOJ हमारा है 90 मल्टीप्लाई बाई 5/3, और कॉस थीटा आपका क्या होगा, कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी 4/5। इस वजह से मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं किया था। नाउ 5 आराम से कैंसिल हो जाएगा, FHO के बराबर है। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू FHO। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बचा, तो ये तो बचेगा FHO इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। आपका आ गया आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना आसान सा क्वेश्चन था, बट एक ही ट्राइंगल को आपको यहाँ पर अच्छे से एनालिसिस करना था तो आपका सही में आंसर आ जाता। इस टाइप के क्वेश्चन कौन से कैटेगरी में आते पता है, गेट जो है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे डराने के लिए रखता है। जैसा कि इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप पहली नज़र में सोचोगे यार कितना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है या टाइम कम होता है ये वो। बट एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया, फिर देखो करना ही क्या था, बाकी की सारी एडवांस जो चीज़ें थी वो कोई काम की नहीं थी। जो काम की इन्फॉर्मेशन थी वो ये कि 90 किलो न्यूटन का लोड कहाँ लग रहा है, और ये जो 4 मीटर यहाँ पर है, 3 मीटर यहाँ पर है, ये ट्राइंगल पूरा इंपॉर्टेंट था। बाकी इस ट्राइंगल के अलावा कितना भी वो स्लाइडिंग ऊपर नीचे हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे कुछ काम की नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस वेटलेस सारी चीज़ें बोल दी है। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट ट्राइंगल था उसको ही एनालिसिस करना था, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट पिन O हमें मिल जाता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इन किलो न्यूटन। तो 120 किलो न्यूटन यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। इसको एनालिसिस करते हैं, यानी कि मेंबर इन मेंबर फोर्स OJ, मेंबर फोर्स OJ कितना हो जाता पता है, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 150 किलो न्यूटन ये मेंबर फोर्स OJ है, ये भी ऑप्शन के अंदर है। तो 150 किलो न्यूटन मेंबर फोर्स सबसे नहीं पूछा, आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पिन O पूछा है। तो मेंबर फोर्स 150 किलो न्यूटन वाला भी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपको मार्क यहाँ पर नहीं करना। इसका भी एडवांस यानी कि कॉस थीटा लेना पड़ेगा, उसका कॉस थीटा लोगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। 120 किलो न्यूटन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप अपना वैल्यू एडिशन कर रहे होगे। सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना, मेंटेन करना, ये बहुत ही हेल्पफुल सीरीज होने वाली है, सारे ग्रेट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है यार, बेसिक आपका दिमाग लगाना है, एक तरीके से ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बोलना सही रहेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 250 mm एंड वेट W इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन इज रोल्ड अप an obstacle of height 50 mm by applying a horizontal force P at its center as shown in figure। फिगर जैसा कि आपको बढ़िया से आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, सेम टू सेम ही फिगर बनाया है। आपको करना क्या है, द इंटरफेस आर अज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस, ये सारे इंटरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी कि तुरंत ही रोल हो जाएगा। करना क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ P निकालनी है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ P निकालनी है। ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं और ये इसकी वजह से ये ऑब्स्टेकल के ऊपर से चला जाता है ये सिलेंडर।
तो आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी निकालनी है, ताकि कितना इतना मिनिमम वैल्यू लगाएंगे ताकि ये इसके ऊपर से रोल ओवर हो जाए, ये इसके ऊपर से निकल जाए। तो फ्रेंड्स मिनिमम वैल्यू लगाएंगे मतलब यहां पर एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट हम क्या करेंगे, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो लेंगे, और मोमेंट इज इक्वल टू जीरो से जस्ट उसके बाद क्या होगा, जस्ट उसके बाद ये है क्या हो जाएगा, रोल ओवर हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी के लिए हमें यहां पर मोमेंट इज इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां से ये रोल होने वाला है। इसको मैं सी नाम दे देता हूं, ठीक है, पॉइंट सी नाम देता हूं। चलो, तो यहां पर मोमेंट निकालने हमारे पास बेसिकली कौन से दिख रहे हैं, फोर्स, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इतना ही है। फोर्स हमारे पास एक तो पी है, एक तो डब्ल्यू है। डब्ल्यू से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस होगा, ये एक तो निकालना है हमारा, और यहां से यहां तक का ये कितना डिस्टेंस होगा, ये निकालना है, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये निकालना है। अब यहां पर देखो टोटल ये यहां से लेकर यहां तक का कितना है, इतना रेडियस होगा, यानी 250 mm, टोटल 250 mm। देखो यहां पर से देख सकते हो टोटल हमारे पास यहां तक कितना है, 250 mm, 250 mm है। 250 में से यहाँ 50 चले जाएगा ये ऑब्स्टेकल का, तो इतना कितना बचेगा, 200 mm, इतना कितना बचेगा, 200 mm। तो ये भी कितना होगा, ये जो होगा डिस्टेंस, ये भी कितना होगा, 200 mm, वही है उसके बदल 200 mm हो गया। मतलब कि P का तो सॉर्टेड है कि P से अगर पॉइंट C पर जाना हो तो P मल्टीप्लाई बाई 200 कर देंगे, इसकी मोमेंट तो सॉर्टेड है, इसको पता है। हम बात करें W की तो ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे भाई। ये कितना है रेडियस, ठीक है ना, सेंटर से लेकर पेरिफेरी के कोई भी पॉइंट पर रेडियस ही कहलाता है, तो ये रेडियस हो जाएगा, ये कितना है 250, ये कितना है 200, तो हमें ये मिल जाएगा पाइथागोरियन थ्योरम से। ये ट्राइंगल को मैं यहाँ पर भी बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये हमारा है 250, ये हमारा है 200, और इसको मैं x बोल देता हूँ, तो x आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो x कितना मिलेगा आपको, 250 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर, और उसका अंडर रूट करेंगे तो मिल जाएंगे। तो फटाफट से आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, ये हो जाएगा 250 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर अंडर रूट 150, ठीक है। तो x के कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, 150, लेकिन mm लिखना मत भूलना, x इज इक्वल टू 150, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 150 है। अब मैंने क्या बोला, मोमेंट अबाउट c लेना है, मोमेंट अबाउट c, जस्ट उसके बाद फिर रोल ओवर हो जाएगा। सो p मल्टीप्लाई बाई इतना डिस्टेंस यानी कि 200 इज इक्वल टू w मल्टीप्लाई बाई ये वाला डिस्टेंस जो अभी हमने 150 फाइंड आउट किया, ये 150। चलो p फाइंड आउट करना है, सो p मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू w हमारे पास है वेट 10 किलो न्यूटन, सो 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 150। ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, ठीक है, और ये भी जीरो गया, तो बचा क्या, p इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 बचा, तो p क्या आ जाएगा 7.5 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा, p विल बी 7.5 किलो न्यूटन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर भी देखो यार, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, बस हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा रहे, और जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट बोलूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में जो गेट के लिए है, और वो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, आपका पूरा कंक्लूजन समझ में आ जाएगा कि क्या खेल करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से अगर क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, सारी चीजें हमने एनालिसिस कर ली, और फाइनली हमारा P इज इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन, यानी कि मिनिमम अगर 7.5 किलो न्यूटन जितना लोड लगा तो जस्ट उसके बाद ये जो सिलेंडर है ये रोल ओवर कर जाएगा ऑब्स्टेकल से। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सही में समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार, और बहुत ही बेसिक था, ठीक है। बुक वगैरह में इसके सारे अच्छे सॉल्यूशन नहीं दिए हुए, सिर्फ ऐसे ही डाल दिए, समझ में आने नहीं वाले कि, और यहाँ पर दूसरे भी अप्रोचेस है, लेकिन ये अप्रोच बहुत ही बेसिक और सबको समझ में आ जाने वाला है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, 2 रिजिड बॉडीज ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम आर एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस यूनिट एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, ठीक है, 36 न्यूटन। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो बॉडी है 5 किलोग्राम और 4 किलोग्राम को लेकर जो हमारे पास है, दो अलग अलग ब्लॉक बोल दो, ये दोनों रेस्ट कंडीशन में थे अंटिल 36 न्यूटन का लोड अप्लाई हो। यानी ऑब्वियस बात है कि यार कोई चीज़ रेस्ट में, उसको जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट में से हटेगा, यानी कि वो मूव करेगा। तो यहाँ पर भी वही बात है। अब यहाँ पर करना क्या है, द कॉन्टेक्ट फोर्स जनरेटेड बिटवीन द टू बॉडीज इज,
ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, ये हमारा 5 किलोग्राम है, इसे मैं क्या बोलता हूँ m1 बोलते तो m1 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। ये 4 किलोग्राम है, इसको मैं बोलता हूँ m2 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। ठीक है, तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 किलोग्राम। ठीक है, इन दोनों को ऐड ही किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब हमारा m कितना होगा, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 9 किलोग्राम। नाउ आपने सुना ही होगा f इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू ma सुना ही होगा। फोर्स हमारा यहाँ पर है 36 न्यूटन, मास हमारा है 9 किलोग्राम, टोटल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन विल बी 36 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 9 1 सा 9, 9 4 सा 36, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। नाउ कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी को आप अगर एनालिसिस करो तो भी पता चल जाएगा। यहाँ से लग रहा है 36, ठीक है, 5 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स होगा F, बट सिर्फ और सिर्फ 5 किलोग्राम के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोग्राम के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड था, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोग्राम के लिए फोर्स रिक्वायर्ड था F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन आपको मिल गया है 4, ये कितना है मास आपका इसका 5 किलोग्राम, 20 न्यूटन। ठीक है, 20, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोग्राम के लिए तो 20 न्यूटन रिक्वायर्ड था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोग्राम के लिए तो 20 न्यूटन रिक्वायर्ड था, बट साथ में बाकी का जो है वो किसके लिए रिक्वायर्ड है, बाकी का जो है वो 4 किलोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहां से क्या हम इसको एनालिसिस करके कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 36 इज इक्वल टू 20 प्लस F, सो F विल बी 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। कॉन्टैक्ट फोर्स निकल गया न्यूटन के अंदर। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक को एनालिसिस करो, सिर्फ और सिर्फ 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक को एनालिसिस करो, तो ऑब्वियस बात है कि F इज इक्वल टू ma, m इसका 4 है, एक्सेलरेशन भी 4 है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहां पर भी ये F की वैल्यू कितनी है 16, तो ये 16 किसके बीच में शेयर हो रहा है, कहां हो रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस पर ही तो हो रहा है ये 16। ठीक है, यानी 5 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम के बीच की जो सरफेस है वो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में 16 न्यूटन का लोड यहां पर शेयर हो रहा है। तो यहां पर यही पूछा है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेटेड बिटवीन द टू बॉडीज, तो ये रहा 16। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो जनरेट होता है दो बॉडीज के बीच में वो कितना होता है 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ F इज इक्वल टू ma का ही एप्लीकेशन था, बाकी और कुछ नहीं करना था। गेट 2018 के अंदर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एन असेंबली मेड ऑफ अ रिजिड आर्म ABC एट एंड A and supported by an elastic rope CD at end C as shown in figure। जैसा कि आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। The members may be assumed to be weightless and the length of the respective members are as shown in the figure। और उसके बाद फिगर आपको बढ़िया सा दिया हुआ है। Under the action of concentrated load P at C as shown in figure, the magnitude of tension developed in rope is। ठीक है, रोप के अंदर आपके पास कितना टेंशन डेवलप होगा ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन वैसे तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक यहाँ पर अप्लाई करना है और बेसिक यहाँ पर लगाना है। क्वेश्चन तो आपने देख लिया पूरा। अब उसके जैसा मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, आपको ABC दिख रहा है और ये जो CD के अंदर जो रोप बंधा हुआ है ये भी आपको दिख रहा है, और यही रोप के अंदर आपको टेंशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन T फाइंड आउट करना है। चलो सबसे पहले तो मैं करता हूं RA और RD। ऑब्वियस बात है कि लोड जो ये P वाला है, ये लोड P नीचे की तरफ लग रहा है, तो रिएक्शन एट A ऊपर की तरफ होगा एंड रिएक्शन एट D भी ऊपर की तरफ होगा। सिंस लोड जो है वो सिमेट्रिकली लग रहा है बिटवीन D एंड A। ठीक है, सिमेट्रिकल, यहां से भी L डिस्टेंस पर है, यहां से भी L डिस्टेंस पर, तो ये RA कितना हो जाएगा P/2 हो जाएगा और RD भी कितना हो जाएगा P/2। मान लो कि किसी को समझ में नहीं आया तो वो क्या करेगा, वो सिंपल करेगा RD मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस L, RD
मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस एल इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई एल, ठीक है ना, P मल्टीप्लाई बाई, यानी मोमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0 लेगा, तो आर डी कितना आ जाएगा भाई, अगेन P/2 आ जाएगा, और आर डी P/2 आ गया तो आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू पी, सो आर ए विल बी ऑल्सो P/2। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर, बट इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, सिमेट्रिसिटी का फ़ायदा उठाओ और डायरेक्टली पता कर लो कि भाई अगर सिमेट्रिक है तो दोनों पर इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी दोनों रिएक्शन पर। अब यहाँ पर टेंशन निकालना है, टेंशन यहाँ पर निकालना है, देखना ध्यान से यहाँ पर करता क्या हूँ मैं, तो टेंशन निकालना है P/2 अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल, और यहाँ पर अज्यूम कर लो, एक ट्राइंगल अज्यूम कर लो, और लोड को तो हम एक्सटेंड वगैरह कर सकते हैं। ट्राइंगल अज्यूम करोगे तो ये ट्राइंगल में क्या दिखेगा पता है, ये ट्राइंगल में आपको P/2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है, और ये टेंशन आपको फाइंड आउट करना है T। चलो ठीक, ये डिस्टेंस भी L है और ये वाला डिस्टेंस भी L है, तो अगर मैं इसको थीटा मानूं तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू L डिवाइड बाई L, सो थीटा विल बी 45 डिग्री, ठीक है ना, टेन थीटा 1 हो जाएगा तो थीटा क्या होता है 45 होता है, थीटा 45 है, तो अब यही यहाँ पर ये जो है थीटा कितना है 45। तो अगर मुझे टेंशन फाइंड आउट करना है और मैं अगर साइन थीटा लेता हूँ, क्या लेता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाली साइड यानी P/2 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस T, ठीक है, सिंस साइन थीटा यानी कि थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो साइन थीटा कितना होगा साइन 45 होगा, साइन थीटा कितना होगा साइन 45 इज इक्वल टू P/2 डिवाइड बाई T, सो T विल बी P/2 मल्टीप्लाई बाई साइन 45 कितना होता है, डिवीजन में साइन 45 जाएगा तो यहाँ पर लिख दो, एक स्टेप और बढ़ जाएगा साइन 45, सो T इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 2, साइन 45 1/√2 होता है, सो ये √2 और ऊपर 2 बचा है, तो T विल बी, टेंशन विल बी P/√2, टेंशन इन रोप विल बी P/2, टेंशन इन रोप विल बी P/√2। बहुत ही आसान सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन गेट 2016 के अंदर पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, बेसिक जो इक्वेशन है यानी रिएक्शन को कंपेयर किया, उसके बाद ये ट्राइंगल को हमने जज किया, और ये ट्राइंगल इसलिए जज करना जरूरी था क्योंकि हमें टेंशन फाइंड आउट करना था, और टेंशन हमें यहीं से मिलता। हमने सबसे पहले देखा कि ये L है, ये L है, तो ऑब्वियस बात है कि ये 45 डिग्री बनाएगा। जब ये 45 डिग्री बनाएगा और साइन थीटा में लेता हूँ तो P/2, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/2 डिवाइड बाई टेंशन, और यहाँ से टेंशन को सब्जेक्ट बना के P डिवाइड बाई √2 हमारा आंसर है। बहुत ही आसान था, सिंपल मैकेनिक्स लगाना था और कुछ नहीं करना है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, अ फोर्स Ft इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इन न्यूटन इज अप्लाइड टू इट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, पहले तो एक पार्टिकल 1.5 मीटर पर सेकंड की तेजी से दौड़ रहा था, ठीक है, ये जो पार्टिकल है मान लो कि ये जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड, तो ये इसका v1 हो गया, इसका v1 हो गया। अब जब इसको यही डायरेक्शन में फोर्स मानोगे तो जल्दी से भागेगा ना भाई। आप मान लो कि दौड़ रहे हो और आपको पीछे से कोई धक्का देगा तो आप फास्ट दौड़ोगे, सिंपल यही कंसेप्ट है। ये पार्टिकल जो है वही लिखा हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम, इसका मास कितना है 2 किलोग्राम है, और ये दौड़ कितनी स्पीड से रहा है, इज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, अ फोर्स Ft टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है फोर्स, 3t स्क्वायर इन न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और 2 सेकंड के लिए अप्लाई हो रहा है। कि ये जो अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्या लगाने वाला हूँ, फोर्स लगाने वाला हूँ, ठीक है, ये है मेरा फोर्स F इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, जितना फोर्स मैं इस पार्टिकल के ऊपर लगाऊंगा कितनी सेकंड के लिए लगाऊंगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए लगाऊंगा। करना क्या है, पूरी सिचुएशन जो मैंने पढ़ी उसको यहाँ पर एक डायग्राम के फॉर्म में बता दिया कि ये हमारा पार्टिकल है 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, और उसके ऊपर उसका मास 2 किलोग्राम है, उसके ऊपर मैं और ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ 3t स्क्वायर जितना, और यहाँ फोर्स जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, इसलिए टाइम भी दे दिया कि कितनी सेकंड के लिए लगाया, 2 सेकंड के लिए लगाया। अब करना क्या है, करना ये है when t denotes time in second, the velocity in meter per second up to 1 decimal place of the particle immediately after removal of the force, यानी 2 सेकंड के बाद निकाल देगा ना,
2 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है, 2 सेकंड के बाद आप ये फोर्स को निकाल लोगे, तो उसके बाद जब आपका v2 कितना होगा ये आपको निकालना है, उसके बाद वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। तो कुछ नहीं करना, आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma, सबने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर F क्या है हमारा 3t², ठीक है। m क्या है हमारा मास, a को हम क्या लिख सकते हैं dv डिवाइड बाई dt लिख सकते हैं, dv डिवाइड बाई dt लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं ना। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मास है तो 2 लग दूँ क्या, ये मास की जगह पे 2 रख देता हूँ, ठीक है, ये मास की जगह पे 2 रख देता हूँ। तो मास की जगह पे मैंने रख दिया 2 किलोग्राम, चलो ये भी न्यूटन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 1.5, तो 3 डिवाइड बाई 2 ही रखता हूँ, 3 डिवाइड बाई 2 t² dt, ये हो गया dv इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 t² मल्टीप्लाई बाई dt। बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, v1 से v2 का, ठीक है, v1 से v2 का इंटीग्रेशन किया वेलोसिटी की तरफ, उस तरफ कहाँ जितना इंटीग्रेशन होगा वह कितना इंटीग्रेशन होगा, 0 से लेकर 2 तक। क्यों, क्योंकि 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया गया ना भाई, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 तक का इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ तो 3/2 1.5 होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2², और -0 नहीं लिखता, ठीक है, -0² लिख के कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, v2 आपको निकालना है, v1 कितना था 1.5, तो v2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 होगा, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 करेंगे तो 2 0.5 करेंगे तो 2 आएगा, है ना। सो 2² मल्टीप्लाई बाई 1.5 यानी कि 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। क्या सारी चीज़ें हमने सही की, अच्छा यार इंटीग्रेशन किया तो उसको क्या करना पड़ेगा यार, इंटीग्रेशन हम यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, इंटीग्रेशन तो हमने कुछ अप्लाई नहीं किया, यहाँ तो आ जाता है v, और v का हमने डायरेक्ट v2 लिख दिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन अपने अप्लाई किया, t² का क्या होता है t³/3 होता है, तो t³/3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, t³/3 लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ और सिर्फ लिमिट थोड़ी रखनी है। यहाँ पर तो ठीक है dv है तो हम इसका v लिखकर फिर लिमिट रखेंगे तो v2 माइनस v1 ही आने वाला है, बट यहाँ पर जो t² है तो t² का इंटीग्रेशन कितना होता है t³/3, और उसके बाद लिमिट रखेंगे तो 2³ डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और 0³ डिवाइड बाई 3, तो 0³ डिवाइड बाई 3 लिखने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था 3/2 था, तो 3/2 ही रहने दो भाई, 3/2 ही रहने दो, ताकि ये 3 और ये 3 निकल जाए। 8 डिवाइड बाई 2 बचा, 8 डिवाइड बाई 2 तो क्या होता है 4 होता है, 8 डिवाइड बाई 2 4 होता है, तो v2 निकल कर आ जाएगा, v2 विल बी 4 + 1.5 दैट इज 5.5 मीटर पर सेकंड। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, 4 + 1.5 ये है कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, आपको वहाँ पर 1 डेसिमल तक आपको डालना था, तो 5.5 इज करेक्ट आंसर। 4 + 1.5 कितना होता है 5.5 होता है, तो 5.5 मीटर पर सेकंड इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 5.5 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं किया, पहले सिचुएशन को समझा, सिचुएशन को समझने के बाद बेसिक हमारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को यही बोलते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड काइंड ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, और वही एप्लीकेशन लगाया। इंटीग्रेशन तो हम 12th में भी सीखते हैं, और ये काइंड ऑफ फिजिक्स टाइप क्वेश्चन था, फिजिक्स जैसे 12th में कैसे आते थे वैसे क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 5.5 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स p, q and r are 100 kilonewton, 250 kilonewton and 150 kilonewton respectively as shown in the figure, ठीक है। The respective values of the magnitude in kilonewton and the direction with respect to x axis of the resultant vector is। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, गेट 2016 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सारे वेक्टर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, वेक्टर p 100 किलोमीटर, और यहाँ पर जो वेक्टर्स है वो फोर्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर p फोर्स है, q इज इक्वल टू 250 किलोमीटर है, हमारे पास r इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। रिजल्टेंट का एक तो मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सबसे आसान तरकीब इसकी ये है कि आप सब अलग अलग फोर्स निकाल लो और उसके एंगल अलग अलग निकाल लो। कहना ये चाह रहा हूँ कि F1 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, इसको मैं मान लेता हूँ F1, इसका θ1 कितना होगा 60 डिग्री। विद रिस्पेक्ट टू x ही जाएंगे सारे जो है वो। F2 इज इक्वल टू निकाल लो, F2 इज इक्वल टू 250 किलोमीटर,
ठीक है, ये हमारा हो गया F2। और इसका थीटा निकाल लो, इसका थीटा टू कितना होगा, 60 + 45 करो, 60 + 45 करोगे, ये इसका हम थीटा टू ले लेंगे। तो 60 + 45 कितना होता है, 105। तो 105 डिग्री हमारा थीटा टू हो जाएगा। ठीक है, F3 कर लो, F3 इज इक्वल टू, ये हमारा R जो है इसको हम क्या बोलेंगे, F3 बोलेंगे। तो F3 हमारा कितना हो जाएगा, 150 किलो न्यूटन। तो ये हो जाएगा हमारा 150 किलो न्यूटन। सो थीटा 3 विल बी 105, उसके अंदर 90 डिग्री कर दो, क्योंकि ये इसके बाद 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री दिख रहा है राइट एंगल, तो ये हो जाएगा 195। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो होता है एक्स होता है और एक कंपोनेंट है वाई, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन निकाल लेना है। फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप यहाँ पर देख सकते हो। F1 मल्टीप्लाई बाई, अगर x है ना तो साइन थीटा लेंगे या कॉस थीटा लेंगे, ऑब्वियस बात है कि x है तो कॉस थीटा ही लेंगे। F1 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा 1 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा 2 प्लस F3 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा 3। सो RX विल बी, F1 कितना है 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा 1 कितना है 60 डिग्री प्लस F2 कितना है 250 किलो न्यूटन, कॉस थीटा 2 कितना हो जाएगा 105 प्लस F3 कितना है 150, कॉस थीटा 3 कितना हो जाएगा कॉस 195। और सब में यही अप्रोच लगाना है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है तो यही अप्रोच लगाना है और कुछ नहीं लगाना। तो ये आपका RX निकल कर आ जाएगा, आपका RX कितना निकल कर आ जाए फटाफट से कैलकुलेट कर लो। सो 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाई कॉस 105 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई कॉस 195। सो ये आ रहा है -159.59, कितना आ रहा है, -159.59 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर RY, यानी कि ये हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, इसका RY भी निकाल दिया। सारी चीज़ें आप देख लेना, सारे आपने कैलकुलेशन जो सही किए भाई। 105 195, चलो तो कैलकुलेशन तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सही है। सिमिलरली आप RY भी निकाल सकते हो। RY कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, RY इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाई कॉस, या तो RY ले रहे हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा हमने FX में लिया था ओरिजेंटल कंपोनेंट में, तो यहाँ पर हम लेंगे साइन थीटा 1 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा 2 प्लस F3 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा 3। सो RY विल बी इक्वल टू, F1 हमारा 100 है मल्टीप्लाई बाई साइन 60 प्लस F2 हमारा 250 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा 2 हमारा 105 प्लस F3 हमारा कितना है 150 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा 3 हमारा जो है 195। चलो तो RY कितना आता है ये आप जल्दी से कैलकुलेट करो। तो RY आ जाएगा 100 यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाई साइन 105 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई साइन 195। सो RY आ रहा है 289, पॉजिटिव के अंदर 289.26 किलो न्यूटन। ठीक है, 289.26 किलो न्यूटन। अब अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट बहुत ही आसान है। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, R रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। तो RX स्क्वायर हमारा हो जाएगा 159 का 0.59 का स्क्वायर और ये RY हो जाएगा 289.26 उसका स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो R हमारा कितना आ रहा है 409 आ रहा है क्या, 409 नहीं 409 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमने कहीं पर गलती कर दी लगता है। 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई कॉस 105 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई कॉस 195, ये तो -159.59 इसका स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर 289.26 का स्क्वायर करते हैं, फिर उसका अंडर रूट करते हैं। हाँ 330 आ गया ना, 330.36 यही आ रहा है।
सो आर इज इक्वल टू 330.36 किलो न्यूटन आ रहा है आंसर। ये हमारा रिजल्टेंट, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट। ना इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो ये भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। मैग्नीट्यूड के लिए हम करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, ऊपर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आर वाई आ जाएगा और नीचे हमारा आर एक्स आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने मोड लिया है, क्या लिया है मैंने, यहाँ पर मोड लिया है ना। अब यहाँ पर एक सर्वेइंग का कंसेप्ट हम सीखते हैं, ऑल एसटीसी वाला कंसेप्ट। ऑल एसटीसी वाला कंसेप्ट क्या है, ऑल एसटीसी वाला कंसेप्ट ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ से मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ से मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं π/2 मानता हूँ यानी कि 90 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर मैं मानता हूँ पाई यानी कि 180 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर मैं मानता हूँ 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। ऑल एसटीसी का मतलब ये है कि यहाँ पर साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है। पहले 0 से π/2 में, π/2 से पाई में सिर्फ और सिर्फ साइन कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, कॉस कंपोनेंट नेगेटिव होगा। यहाँ पर tan कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑल एस टी। उसके बाद है सी यानी कि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कोस कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखो हमें साइन कंपोनेंट पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन कॉस कंपोनेंट नेगेटिव दिख रहा है, तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, पाई से लेकर π/2 तक होगा, यानी कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वाला हमारा क्वाड्रेंट, तो 90 से 180 डिग्री वाला हमारा क्वाड्रेंट होगा, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। थीटा क्या आएगा 289, तो ऊपर आएगा क्योंकि ये आर वाई वाला कंपोनेंट है, ऑब्वियस बात है tan थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा से ही बनता है, इसलिए 289.26 डिवाइड बाई 159.59 tan इनवर्स करेंगे तो आंसर आ रहा है 61.11। बट थीटा इज इक्वल टू 61.11 नहीं लिख सकते, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट का वो 61.11 नहीं लिख सकते। वो कहाँ होगा, जो 61.11 है ना, जो 61.11 है वो यहाँ पर है, ये है 61.11। 61.11 ये पाई से लेकर का जो एक रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, यानी कि अगर मैं एक्चुअल सर्वेइंग की लैंग्वेज में बोलूँ, एक्चुअल सर्वेइंग की लैंग्वेज में, तो फ्रेंड्स मैं ये बता रहा था कि सर्वेइंग की लैंग्वेज में बोलूँ तो 0 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से, नॉर्थ के बाद यहाँ तक हम पहुँचते हैं 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री के बाद यहाँ पर साउथ पर पहुँचते हैं हम 180 डिग्री पर। तो आपको जो एंगल मिला है वो मिला है 61.11 यहाँ से इतना, यानी कि विथ रेफरेंस टू साउथ, ठीक है, 61.11। और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका थीटा इफेक्टिव कितना होगा 180 डिग्री माइनस 61.11। सो 180 डिग्री माइनस 61.11 आप करोगे तो आपका अराउंड आंसर आ जाएगा 118.86 डिग्री। और यही रिक्वायर्ड था, आपसे पूछा गया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना होगा या डायरेक्शन कितना होगा, तो आप ये बताओगे कि 180 डिग्री माइनस 61.11, तो आपका आंसर आ जाएगा 118.86 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी 330.4 ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा।